हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड अमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, जब भी कोई आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं तो एक अच्छे एडवोकेट को रूलिंग्स या साइटेशन सबमिट करने चाहिए, चाहे वो आर्ग्यूमेंट सिविल केस में हो, क्रिमिनल केस में हो, रिट्स में हो, किसी ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट के समक्ष हो, या किसी एप्लीकेशन के हो, या फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो। अब प्रश्न ये उठता है कि आर्ग्यूमेंट्स कब, कैसे और कितने सबमिट किए जाने चाहिए ताकि कोर्ट इम्प्रेस हो, ताकि आपके क्लाइंट के पक्ष में केस का डिसीजन होने की संभावना बढ़ जाए। आज के इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, रूलिंग्स या साइटेशन, पहला मेरा जो पॉइंट है, कब सबमिट किए जाने चाहिए। देखिए, वो आर्ग्यूमेंट्स की स्टार्टिंग में, आर्ग्यूमेंट्स के बीच में, या आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद साइट किए जा सकते हैं। कब हम आर्ग्यूमेंट्स के स्टार्टिंग में ही रूलिंग्स को या साइटेशन को सबमिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ऑनरेबल जज साहब ने ऐसे ही फैक्ट्स पर कोई दूसरा केस डिसाइड किया हो और उन्होंने ही वो रूलिंग बनाई हो, रिपोर्टेबल जजमेंट हो, तो हम आर्ग्यूमेंट्स को ओपन करने से पहले ही ये कह सकते हैं कि माय लॉर्ड, माय केस इज स्क्वायरली कवर्ड बाय द जजमेंट पास्ड बाय माय लॉर्ड। इसका मतलब कि देखिए जज साहब, मेरा जो केस है वो आप ही के द्वारा दिए गए इस जजमेंट से पूरा कवर होता है। तो ऐसे में हम आर्ग्यूमेंट्स को ओपन करते समय ही वो साइटेशन या रूलिंग सबमिट कर सकते हैं। प्रश्न है कि क्या हम आर्ग्यूमेंट्स के बीच में रूलिंग्स को सबमिट करें। तो यदि कभी हमारे आर्ग्यूमेंट्स कई पॉइंट्स पर होते हैं, 3 या 4 डिफरेंट इश्यूज़ पर होते हैं, तो जैसे ही हम एक इश्यूज़ का आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करें तो उस आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में हम साइटेशंस या रूलिंग को साइट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। यदि किसी सारा आर्ग्यूमेंट, सारा केस किसी सिंगल पॉइंट पर बेस्ड है, सिंगल कंट्रोवर्सी पर बेस्ड है, तो हम आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद भी जजमेंट्स या रूलिंग्स को साइट कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, कितनी रूलिंग्स या कितने साइटेशंस एक केस में सबमिट किए जाने चाहिए। तो देखिए, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहूँ, यदि आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो जज साहब पढ़ नहीं पाएंगे, और इसकी संभावना बहुत कम है कि वो पढ़ करके अप्रिशिएट करें और आपके पक्ष में, आपके फेवर में निर्णय दें। तो मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कि वो 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उनमें से स्टार्टिंग के 4 या 5 तो आप ही के हाई कोर्ट के हो सकते हैं, 2 या 3 ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के हो सकते हैं, और 2 या 3 किसी दूसरे हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के हो सकते हैं। आप ये कोशिश कीजिए कि यदि आप जब किसी दूसरे हाई कोर्ट के रूलिंग्स को या साइटेशंस को साइट या सबमिट कर रहे हो तो वो डिवीज़न बेंच के या लार्जर बेंच के होने चाहिए, या आपका प्रयास रहना चाहिए। अब क्या होता है, देखिए, आज आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जानिए। कई बार लॉयर्स ऐसी रूलिंग्स को, ऐसे साइटेशंस को सबमिट कर देते हैं जो ओवररूल्ड अपेक्स कोर्ट के द्वारा या उसी हाई कोर्ट के द्वारा हो चुकी होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एथिक्स के भी अगेंस्ट में है और ये लॉयर की क्रेडिबिलिटी पर भी क्वेश्चन लगाता है कि यदि वो लॉयर ओवररूल्ड जजमेंट को, ओवररूल्ड रूलिंग को पेश कर देता है तो देखिए, इससे इंप्रेशन भी बहुत ख़राब होता है। एक बार क्या हुआ, देखिए, केस का नाम है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस नलिन कांता मुदुलाई। ये 12 अगस्त 2004 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। इसमें क्या हुआ कि एक हाई कोर्ट में ओवर रूल्ड साइटेशन पेश कर दिया गया और जजमेंट या प्रोसीडिंग्स को उसके बेसिस पर क्वैश कर दिया गया। केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत गहरी टिप्पणी करी, वो मैं पढ़ना चाहूँगा। उस टिप्पणी में क्या कहा, इट वॉज सर्टेनली द ड्यूटी ऑफ द काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट बिफोर द हाई कोर्ट टू ब्रिंग टू द नोटिस टू द हाई कोर्ट दैट द डिसीजन रिलाइड अपॉन बाय द पिटिशनर बिफोर द हाई कोर्ट हैज़ बीन ओवर रूल्ड।
इसका मतलब ये ड्यूटी है काउंसिल की कि वो हाई कोर्ट के नोटिस में लाता कि जो ऑपोजिट पार्टी ने रूलिंग पेश की है वो ओवर रूल्ड हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत गहरा रिमार्क किया लॉयर्स की क्रेडिबिलिटी पर। इसलिए हमेशा ये बात इस पे पूरी रिसर्च करनी चाहिए कि क्या ये रूलिंग जो हम सबमिट कर रहे हैं ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट द्वारा किसी अन्य लेटर ऑन जजमेंट में ओवर रूल्ड तो नहीं हो गई है। अब एक और क्वेश्चन उठता है कि कंप्लीट साइटेशन कई बार क्या करते हैं लॉयर्स केवल पहला पेज जिसमें हेड नोट होता है वो पेश कर देते हैं। तो देखिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। रूलिंग या जजमेंट जो आप पेश करें वो कंप्लीट ज़ीरॉक्स करा करके पहले पेज से लेकर के लास्ट पेज तक की ज़ीरॉक्स करा करके आप पेश करें और वही उसी की रेलेवेंस है। ऐसा नहीं कि आप कुछ पेजेस पेश कर दें जो आपके काम के हैं तो कोर्ट ये देखेगी कि लॉयर बड़े इंटेलिजेंटली एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए कि कोर्ट को पूरा जजमेंट पढ़ना होता है उस पर रिलाइट करने से पहले। अब एक और महत्वपूर्ण बात जानिए, जजमेंट शुड बी इन रेम एंड नॉट इन पर्सोनम। जजमेंट इन रेम क्या होता है और जजमेंट इन पर्सोनम क्या होता है? आप जैसा नाम से समझ सकते हैं जजमेंट इन पर्सोनम वो जजमेंट है जो किसी खास केस में उस पार्टीज़ के लिए दिया गया है, वो जनरली एप्लीकेबल नहीं होता है। जजमेंट इन रेम ऑन द कॉन्ट्रेरी वो जजमेंट है जो जनता आम पर के लिए नज़ीर बन गई है, जनता आम के लिए रूलिंग बन गई है। इस बारे में मद्रास हाई कोर्ट ने 2013 में एक जजमेंट दिया। द केस का नाम है द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड अदर्स। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा? इट वॉज हेल्ड इन द जजमेंट दैट in rem signified as judgment which are good against all mankind and judgment in personam signified the judgment which are good only against the individuals who are parties to them and their privies। केवल पार्टीज पर ही लागू होगा जजमेंट इन पर्सोनम। अब एक क्वेश्चन उठता है कि जजमेंट को जो है सबमिट करते समय कैसे करें? तो हम रिटर्न आर्ग्यूमेंट के साथ अटैच करके भी हम साइटेशंस को रूलिंग्स को पेश कर सकते हैं, या हम आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद अलग से भी हम उसका एक कंपाइलेशन बना करके दे सकते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जजमेंट्स पेश करते समय जब आप रूलिंग्स पेश करते हैं तो उसका कंपाइलेशन किस तरह बनाएं? तो देखिए एक टेबल बना लीजिए, पहले कॉलम में सीरियल नंबर लिखिए, फिर साइटेशन लिखिए, फिर लिखिए ऑनरेबल कोर्ट का नाम और फिर लिखिए रिलेवेंट पैरास। सीरियल नंबर 1 डालिए, साइटेशन जो है वो पूरा लिख दीजिए और वो कौन से जनरल में रिपोर्ट हुआ वो भी लिख दीजिए। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट का नाम लिख दीजिए, ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। और लास्ट पैरा में उस टेबल में रेलेवेंट जो पैरास हैं उस साइटेशन के वो भी लिख दीजिए। इससे क्या होगा, ये जज साहब के लिए एक रेडी रेकनर का काम करेगा, वो उन रेलेवेंट पैरास को जल्दी से देख लेंगे, वरना पूरा साइटेशन या रूलिंग पढ़ने का टाइम किसी भी कोर्ट में शायद ही किसी जज के पास होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो भी साइटेशंस या रूलिंग सबमिट करते हैं या साइट करते हैं उसकी एक कॉपी एडवांस में ऑपोजिट काउंसिल को दीजिए और एक कॉपी उसके पूरा सेट बना करके आपकी ऑफिस कॉपी के रूप में रखिए, क्योंकि यदि आपको अपील में जाना पड़े, कई बार ऐसा होता है कि हमने केवल एक कॉपी करवाई और वो कोर्ट में साइट कर दी, फिर अपील में जब जाते समय हमें ही उन रूलिंग्स को दोबारा निकालने की मेहनत करनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कितने जजमेंट्स या रूलिंग साइट करें, कब साइट करें, किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपके क्लाइंट के फेवर में निर्णय होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाए। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।